हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। हमने ये देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे हाइपोथैलेमस के रिलेशन में रहता है। अब हम ये देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में कैसे रहता है, या हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का रिलेशन क्या है। हमने ये देख लिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ रैथकेस पाउच, कि कैसे पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरिंक्स से इन्वेजिनेशन होता है, फिर वो कट ऑफ होके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके जुड़ जाता है। तो उसी को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बोलते हैं। ठीक है। मेडिकल टर्म्स में एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं एंटीरियर लोब को। पोस्टीरियर लोब को हमें मालूम है न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। सिंस पोस्टीरियर लोब न्यूरोनल ऑरिजिन का रहता है या न्यूरोनल इन्फ्लुएंस में रहता है, तो उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला गया है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो तो एपिथेलियल है, एंड प्लस इट्स अंडर द वैस्कुलर इन्फ्लुएंस। मतलब हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कनेक्शन है या फिर जो रिलेशन है वो वैस्कुलर ओरिजिन का है। तो एक तरह से एक ऐसा टिश्यू जो कि सिक्रीटरी है लेकिन वो वैस्कुलर इन्फ्लुएंस में, तो उसको बेसिकली ग्लैंड ही बोला जाता है। तो उस इसीलिए इसका नाम दिया गया है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक, अंडर द हाइपोथैलेमस। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उन वेसल्स का क्या नाम है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस की अपनी आर्टरीज होती हैं, ठीक, ब्लड सप्लाई होती है, हाइपोथैलेमिक आर्टरीज कहते हैं। तो सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी, ठीक, उसी तरह से इंफीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी। ठीक। तो बेसिक जो फंडा ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका मान लो ये हार्ट है, ये एओर्टा है, ठीक, एओर्टा फिर टूटता है आर्टरीज में, आर्टरीज से फिर मान लो कैपिलरीज में, ठीक, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स होते हुए वेन में। ठीक है। तो नॉर्मली तो कैपिलरीज या कैपिलरी सिस्टम जो होता है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है। इट्स लाइक अ प्लेक्सस, इट्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स, ताकि आपका जो एक्सचेंज है सब्सटेंस का हो सके अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है ताकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशंस या वेस्ट मटेरियल्स वो कैपिलरी सिस्टम के थ्रू हो जाए, क्योंकि एंडोथेलियल गैप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज में। तो कुछ इस तरह से कैपिलरी सिस्टम नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है कि आर्टरीज जो आ रही हैं हाइपोथैलेमस को सप्लाई कर रही हैं वो कैपिलरी बेड बनाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कैपिलरी बेड्स वापस से कंबाइन करके वेन्स बनाती हैं। ठीक। अब इन वेन्स को तो डायरेक्ट जनरल सर्कुलेशन में जाना चाहिए, लेकिन जनरल सर्कुलेशन में ना जाके ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जब आती हैं तो ये फिर से एक सेकेंडरी कैपिलरी बेड बनाती हैं, ठीक है, या कैपिलरी प्लेक्सस बनाती हैं। अब इसका रीजन क्या है पीछे वो समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जो सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी और इंफीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज आई हैं, इनको वापस कंबाइन करके वेन्स में बनाया गया। ठीक है। इस पोर्टल सिस्टम को या इस वीनस ड्रेनेज का नाम है, इन वेन्स का नाम होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स। ठीक। तो इनको हम लोग बेसिकली हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स बोलते हैं। अब जाके आगे ये फिर कैपिलरी बेड में डिवाइड होती हैं और फिर जाके ये वापस से वेन्यूल्स बना के जनरल सर्कुलेशन में जाती हैं, ड्रेन करती हैं। अब ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं,
ठीक है? ये जो शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं, ये कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, ठीक है? जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस भी ग्रे मैटर का ही बना होता है, सेल बॉडीज़ का ही बना होता है, लेकिन उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है? दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन या सिक्रीट अ स्पेसिफिक हार्मोन या सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, तो इसलिए उनको न्यूक्लियस बोला गया है। उसी तरह से कुछ शॉर्ट नर्व्स होती न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिव सिक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। वो स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो वो इस कैपिलरी बेड से अब्ज़ॉर्ब होके इस कैपिलरी पहला जो प्राइमरी कैपिलरी बेड है, उसमें रिलीज़ करते हैं। फिर वो आगे नीचे आके इस हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स के थ्रू इस सेकेंडरी कैपिलरी बेड में से रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। लेकिन अब ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होती हैं, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स होते हैं, ठीक है? अब देखने वाली बात ये है कि अगर ये जो सेकेंडरी प्लेक्सस है या जो दूसरा वाला कैपिलरी बेड है, अगर ये ना होता और सीधे इस कैपिलरी बेड से सीधे जनरल सर्कुलेशन में ड्रेनेज होता इन सब्सटेंस का, जो न्यूरॉन्स ने रिलीज किया है, तो फिर वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स प्रॉपरली, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए इस सेकेंडरी कैपिलरी बेड का होना जरूरी है, ठीक है? तो ये रिलीज होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये एक्ट कर सकते हैं, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं या फिर इनहिबिट भी कर सकते हैं इन सेल्स को, ठीक है? तो यहाँ से आपके सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, ये जो शॉर्ट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में। तो बेसिकली तो फंडा ये है कि ये वैस्कुलर एक सर्किट होता है, ठीक? एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू अ वैस्कुलर सिस्टम, ठीक? पहली चीज। दूसरी चीज, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द शॉर्ट न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। शॉर्ट न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस सिक्रीट स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, ठीक है? अब हम आगे ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हैं जो ये शॉर्ट न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। कंटिन्यू। हमें मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में रहता है, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस में जो ग्रे मैटर सेल्स हैं, जो सेल बॉडीज हैं, तो कुछ ऐसे सेल बॉडीज होती हैं वो मॉडिफाइड सेल बॉडीज होती हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करती हैं या कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एक्टिव मतलब स्टिमुलेटरी भी हो सकती हैं, इनहिबिटरी भी हो सकती हैं। तो ऐसे सेल्स के कलेक्शन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी देखा था। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि उनके न्यूक्लियस कौन है और वो न्यूक्लियस क्या रिलीज करते हैं, कौन सा सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस किस सेल्स पे एक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली सर्कुलेशन में क्या रिलीज होता है, और उनके टारगेट ग्लैंड्स विथ हार्मोन्स देखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला न्यूक्लियस है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो सब्सटेंस रिलीज करता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए नीचे आएगा और सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक? एक पिट्यूटरी सेल को स्टिमुलेट करेगा। ये पिट्यूटरी सेल रिलीज करेगा एफएसएच और एलएच, ठीक? उसी तरह से अगला न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो ये जो न्यूक्लियस है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक? वो भी इसमें सिक्रीट होगा, ठीक? वो भी एक सब्सटेंस है, एक अलग न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का नाम है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक?
तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस रिलीज करता है GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, GHRH भी एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल पर एक्ट करेगा और वो बना के देगा ग्रोथ हार्मोन, जनरल सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक, उसी तरह से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एक और सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। सोमैटोस्टैटिन भी सिक्रीट होगा। सोमैटोस्टैटिन भी इसी सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, अगला न्यूक्लियस देखो, अगला न्यूक्लियस होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दो चीज सिक्रीट करता है, TRH, ठीक, और CRH। ठीक, ये भी सिक्रीट होंगे इसमें। ठीक, तो मान लो TRH भी एक एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल पे एक्ट करेगा और वो बनाएगा, सिक्रीट करेगा जनरल सर्कुलेशन में TSH। ठीक, उसी तरह से जो CRH पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ने रिलीज किया था वो भी आएगा और CRH भी स्टिमुलेट करेगा इस सेल को ACTH बनाने के लिए। अभी हम लोग इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कौन सा रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी रिलीज कर रहा है। ठीक है, आखिरी न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ठीक, आर्क्यूएट न्यूक्लियस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। ठीक, वो भी आ जाएगा। ठीक, और ये वाला सेल आपका प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है सोमैटोस्टैटिन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दो चीज रिलीज कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। आर्क्यूएट न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। जब ये पोर्टल सिस्टम से होते हुए नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। हर रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन या फैक्टर का, सब्सटेंस का अलग अलग इफेक्ट होगा इन एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स पर। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, स्टिमुलेट करेगा इस सेल को और ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। सोमैटोस्टैटिन नेगेटिव इनहिबिट देता है, नेगेटिव एक्शन करता है, इनहिबिटिंग एक्शन है इसी सेल पर, तो वो ग्रोथ हार्मोन को कम कर देगा। उसी तरह से आर्क्यूएट न्यूक्लियस ने प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बनाया था। अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी के इस सेल पर एक्ट करेगा तो प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कंट्रोल करेगा। इसमें आई छिपा हुआ है, आई का मतलब होता है इनहिबिटरी। इसका मतलब अगर आर्क्यूएट न्यूक्लियस ने ज़्यादा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बनाया तो ये सेल प्रोलैक्टिन कम बनाएगा, और अगर आर्क्यूएट न्यूक्लियस ने PIF कम बनाया है तो प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा सिक्रीट करेगा। उसी तरह से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ने CRH और TRH रिलीज किया था। TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इस सेल को स्टिमुलेट करेगा और TSH बनाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, तो ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स ने ये प्रोडक्ट्स जनरल सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन एक फैमिली है हार्मोन्स की। ठीक, उसी तरह से TSH और FSH का भी एक फैमिली है और ACTH अलग से है। ठीक, ग्रोथ अब इनके नाम में ही छिपा हुआ है। अगर मैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलूँ तो गोनाडोट्रोपिन मतलब हुआ कि ये वाला हार्मोन जो होगा वो इसका एंड टारगेट ऑर्गन होगा गोनाड्स होगा।
ठीक है, इनके नाम के पीछे ही छिपा हुआ है। जैसे आप ग्रोथ हार्मोन की बात करूँ तो ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब सोमैटिक ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है सेलुलर ग्रोथ के लिए काम आता है। ठीक, उसी तरह से जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो लीवर पे भी काम कर सकता है और सोमैटोमीडियन पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन लीवर पे एक्ट करेगा तो एक पेप्टाइड होता है जो कि सोमैटोमीडियन होता है। ठीक, सोमैटोमीडियन क्या करता है, वो भी जाके सेल ग्रोथ के लिए ही काम करेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ हार्मोन का। प्रोलैक्टिन क्या करता है, हमें मालूम है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक, और आपका TSH T3 T4 बनाता है, थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, और FSH और जो LH है ये आपके बेसिकली मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ठीक, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ठीक, और फीमेल्स में oogenesis। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। ठीक, ACTH एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन जो होगा वो आपका एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक फंक्शंस बता दिए कि ये हार्मोन्स जब जनरल सर्कुलेशन में आएंगे तो इनके एंड टारगेट ऑर्गन्स क्या होंगे और ये अल्टीमेटली क्या रिलीज करेंगे, फाइनल हार्मोन्स क्या रिलीज करेंगे जो कि चेंज ब्रिंग करेंगे बॉडी में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा न्यूक्लियस कौन सा सब्सटेंस रिलीज कर रहा था और वो सब्सटेंस एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स पर एक्ट ऑन करके क्या हार्मोन सर्कुलेशन में डाल रहा था। फिर वो हार्मोन जाके एंड टारगेट, और यहाँ पे हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि TSH, FSH और LH को एक फैमिली में इसलिए ग्रुप इन किया गया है क्योंकि जो इनके अल्फा सब यूनिट्स होते हैं ना, तो अल्फा सब यूनिट सबके सेम होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है वो होता है बीटा सब यूनिट। इसका बीटा सब यूनिट अलग होगा, इसका अलग होगा और इसी तरह से LH का अलग होगा। ठीक है, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स जो पेप्टाइडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड्स बनाते हैं और फिर एक पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन स्ट्रक्चरली अरेंज होता है, तो उनको हम लोग सब यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा सब यूनिट्स होते हैं। तो इन तीनों हार्मोन्स के जो अल्फा सब यूनिट है वो कॉमन है, लेकिन बीटा सब यूनिट डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम लोग इनके टेस्ट जब करते हैं तो हम इनके सब बीटा सब यूनिट्स को कैप्चर करने की कोशिश, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, उसका नाम होता है बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, ये जो वर्ड है ना बीटा, वो इसी वजह से हम लोग बीटा यूज कर रहे हैं कि बीटा सब यूनिट के डिटेक्ट करेंगे। अल्फा यूनिट इसका भी सेम है, लेकिन इसका बीटा सब यूनिट भी अलग है। ये हार्मोन हम लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो प्लेसेंटा रिलीज करता है बीटा HCG, इसके नाम में ही बीटा HCG इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका बीटा सब यूनिट अलग है। तो हम लोग बीटा सब यूनिट ही डिटेक्ट करते हैं ताकि बीटा HCG पता चल जाए। अब हम लोग एक एक करके इन हार्मोन्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जो रिलीजिंग सब्सटेंसेस थे। GnRH, फिर उसके बाद
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, उसके बाद TSH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है। इनके जो सेल्स थे मैंने अलग अलग कलर में बनाए थे। बेसिकली जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को स्टेन करूंगा तो दो तरह के सेल्स मिलेंगे। वो सेल्स जो स्टेन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोफिलिक सेल्स, ठीक। और कुछ सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के जो स्टेन नहीं करते, सही से अब्सॉर्ब नहीं करते, तो उनको क्रोमोफोबिक सेल्स बोलते हैं या क्रोमोफोब्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी क्रोमोफिलिक सेल्स होंगे वो आपके स्टेन को अब्सॉर्ब करेंगे और क्रोमोफोबिक सेल्स स्टेन को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक। तो जो सेल्स स्टेन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो यहाँ पे रेड कलर में है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इन हार्मोन्स की। जैसे जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था तो वो एसिडोफिलिक सेल था एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रोप्स, ठीक। उसी तरह से जो प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहा था उनको हम लोग बोलते हैं लैक्टोट्रोप्स, ठीक, उन सेल्स को। उसी तरह से आगे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था वो आपका FSH और LH रिलीज कर रहा था। तो ये जो FSH और LH है इनको हम लोग गोनाडोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक। आगे देखेंगे जो CRH था, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो ACTH रिलीज कर रहा था। तो वो जो ACTH है उसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक, कॉर्टिकोट्रोप्स बोलेंगे। और आपका TRH रिलीज कर रहा था TSH, तो जो TSH रिलीज करता है उसको हम लोग थायरोट्रोप बोलते हैं। उन सेल्स का नाम है थायरोट्रोप्स, ठीक है। तो ये सेल्स के फैमिलीज का क्लासिफिकेशन हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। सोमैटोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स, गोनाडोट्रोप्स, कॉर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स, ठीक है। तो आई होप आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स समझ में आ गए और जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस था वो समझ में आया कि कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर लोब को अलग से करता है और एंटीरियर लोब को अलग से करता है, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।